ऑलमोस्ट 12 घंटे, मतलब 5:30 बज रहे हैं इस समय सुबह के, और हम लोग यहाँ पर मर्सीसाइड डर्बी की बात करने वाले हैं। मेरे को यार बहुत एक्साइटमेंट थी उस मैच के बारे में, लेकिन हम उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से वो ओवररेटेड है। लेकिन हम लिवरपूल के कुछ पॉइंट्स पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे। खुश होने दो भाई, मुझे बहुत आगे रेंट है इस एपिसोड में, लेकिन अभी मुझे खुश होने दो। ही इज ऑफकोर्स भाई, तुम में से काफ़ी सारे लोग धड़ाम से, मतलब एकदम से, इतना तो बेड पे भी अंदर बाहर नहीं होते जितना तुम फटाफट से कमेंट सेक्शन में बोल दोगे कि भैया सऊदी लीग में क्यों यार इतना हाइप कर रहा है तू। ऐसा है, देखो फ्री किक होती है, चाहे वो सऊदी लीग में मारी जाए चाहे वो वर्ल्ड कप में मारी जाए। और पता नहीं क्यों भाई मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक परम भक्त हूँ मैं, लेकिन मेरे को एक हमेशा से कंप्लेन रही है कि वो यहाँ पर फ्री किक को क्यों पावर फ्री किक मारता है, और वो भी लाइक जब उसको पता है कि उसका जो लाइक आउटपुट है, जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ख़राब है, लाइक पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम यहाँ पर पावर फ्री किक की बात करें, अगर वो प्लेसमेंट पे आ गया तो इस फ्री किक को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार ये एपिक लगती है। लेकिन इस पूरे मैच की बात करें, अगर हम अल सैक्सी नसर वर्सेस यहाँ पर क्लियोपैत्रा टीम के बारे में बात करें, तो देखो यार बात ऐसी है कि यहाँ पर अल नसर की अगर मैं गेम स्टाइल की बात करूँ तो लुइस कैस्ट्रो जो कि इनके मतलब मैनेजर है, मेरे को अच्छा लग रहा है गेम, पर्टिकुलरली फ्री फ्लोइंग फुटबॉल लग रहा है, उसमें बहुत रोल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एलेक्स टेलेस, लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है अपार्ट फ्रॉम लाइक तलिस्का और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो यहाँ पर ब्रोजोविच है। भाई ब्रोजोविच इस मैच में नहीं था, लेकिन भाई लाइक हम थ्रू आउट अभी की जर्नी की बात कर रहे हैं, ओतावियो जो मिडफील्ड में काम कर रहा है एब्सोल्युटली अमेजिंग, हर चीज़ बढ़िया लगती है, अटैक आता है, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल लगता है। यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर करता है, लेकिन ठीक है ऑफसाइड प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे को चीज़ें थोड़ी सी खटक रही है, और जो बड़े गेम्स में यहाँ पर डेफिनेटली अल नसर को पॉइंट्स कॉस्ट करने वाले हैं, वो है भाई बीच में उनको स्विच ऑफ कर जाना। देखो जब आप हाई डिफेंसिव लाइन खेलते हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर कंसीड कर जाओगे अगर आप यहाँ पर एक सही तरीके की ऑफसाइड नहीं लगाते। लेकिन हमारा टॉकिंग पॉइंट तो भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इस मैच में 2 बार गोल स्कोर करा उसने, एक हेडर से और एक पहले 4 मिनट में ही, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही वो ऑफसाइड रन। अल्टीमेटली यहाँ पर उसने पहली फ्री किक कलेक्टिवली क्रिएटिव कह सकते हो, यहाँ पर उसने नेगोशिएट करा तलिस्का के साथ, विच अगेन तलिस्का तो भाई मतलब पता नहीं कौन से बाबा जी के कौन से मखाने के साथ वो खा के आया है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वो। एक हेडर उसका क्रॉस बार पे भी लगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री किक ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली बॉलिंग। लेकिन पता है मेरे को इस मैच से सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा, अल नसर के फैंस, तुम कुछ भी कहो लेकिन अल नसर के फैंस सपोर्ट भी है, भक्ति भी है, लेकिन एक तरीके से मेरे को लगता है कि वो इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो यूरोपियन फुटबॉल फैन बेसिस से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपको सऊदी फुटबॉल या फिर एशिया फैंस की बात करो, वो डिलीवर करके दिखाते हैं। चाहे CR7 गोट की बात करें, चाहे यहाँ पर CR7 के जो पोर्चुगल के साथ 200 मैचेस की बात करें, भी हाल ही में यहाँ पर केक काटा गया था। सी दिस इज ऑल लाइक सेलिब्रेशन हो रहा है। ऑफकोर्स इसमें क्लब का PR होता है, लेकिन फैंस को यही चीज़ चाहिए। शायद से मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, लेकिन तुम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखो, अगर तुम्हारा कोई फुटबॉल प्लेयर है जो तुमको बहुत ज़्यादा लाइक तुमको भा जाता है, वो अगर उसको भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता तो तुम भी खुश ही हो जाओगे। एंड अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस स्पेशल इसीलिए भी आ रही है, एज और जिस तरह के गोल्स वो स्कोर कर रहा है, फ्री किक मार रहा है, पेनल्टीज ले रहा है, ऑफकोर्स वो यहाँ पर हेडर स्कोर कर रहा है, टेपेंस भी आप कह सकते हो, और यहाँ पर अल्टीमेटली आउट ऑफ नोवेयर वो अपना फॉक्स इन द बॉक्स वाला रोल भी निभा रहा है। ऐसे में आप कह सकते हो कि सऊदी लीग में 11 गोल्स के साथ और 5 असिस्ट के साथ ही इज जॉइंट टॉप स्कोरर इन द गोल एंड असिस्ट एज वेल। सऊदी बैलन डोर दे देगा एक। खैर खुशी के तो हो गए पल, अब साइड करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर बाल्ड टेन हैग पे। देखो यार मेरे को ऐसा लगता है कि गलीच फुटबॉल खेला है, एंड ऑफ कोर्स 3 पॉइंट मैटर करते हैं। आपने 3 पॉइंट लिए, आपको खुश होना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट 3 पॉइंट्स। देखो बात तो सही है, खुश तो रहना चाहिए क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड को हराया। शेफील्ड यूनाइटेड को हराया, जब वो मैंने नाम लिया तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि अब खुश क्यों नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे को लगता है कि टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी जिस तरीके से खेल रही है, उसमें आप उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो, क्योंकि यार देखो टीम तो इंजर्ड है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है कि यार जब भी टेन हैग पे आप सवाल खड़े करते हो ना, 3 प्रॉब्लम आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो रोनाल्डो का फ़ैन हूँ। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार इंजरी भी तो देखो। और तीसरी चीज़ यहाँ पर बोलते हैं कि भाई पेप और क्लॉप इंस्टेंट सक्सेस थोड़ी हुए थे। अब देखो तीनों ही चीज़ों में
आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले अगर सीजन की बात करें, अगर दूसरे सीजन की बात करें, तो जो चीज़ पहले सीजन में नहीं थी वो दूसरे सीजन में और भी ज़्यादा बदतर होने वाली है, या और होती दिख रही है। यानी कि गेम को कंट्रोल करने का तरीका, आप गोल स्कोर करते हो एंड देन आप इमीडिएटली गोल कंसीड करते हो, ये तो कौन सी फिलॉसफी लग रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे प्लेयर्स को लेके आ रही है और ऐसे प्लेयर्स को रिटेन कर रही है जो कि मेंटालिटी मॉन्स्टर होने वाले थे, लेकिन सही बताऊं तो ये तो मेंटालिटी पीका चू है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है इस पूरे गेम की ये थी कि सबसे पहले तो आप जिस ओपोनेंट के साथ खेल रहे हो उस ओपोनेंट को न्यूकासल ने 8-0 से पहला था। उस ओपोनेंट को यहाँ पर खुद मेरी टीम, यहाँ पर अगर हम बात करें कोर फुटबॉल की, तो उन्होंने भी 3-0 से पहला था। मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस टीम के अगेंस्ट खेल रही थी वो यहाँ पर चढ़ के खेल रही थी। यानी कि असल में मैनचेस्टर यूनाइटेड शेफील्ड की तरह खेल रही थी और शेफील्ड यहाँ पर मैनचेस्टर की तरह खेल रही थी, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि मिडफील्ड के डुअल्स की बात करें, गेम को कंट्रोल करने की बात करें, कामनेस की बात करें या फिर सीक्वेंस की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी तरीके से पथेटिक थी। बल्कि मैं तो यहाँ पर एग्जैजरेट ना करते हुए ये भी कह सकता हूँ कि शायद से पहले 40-45 मिनट पहला हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर 10 है वाज वेरी वेरी वर्स्ट, लाइक टॉप वर्स्ट परफॉर्मेंस में यूनाइटेड का नाम आना चाहिए। यस, यूनाइटेड ने बहुत इंप्रूव करा, बल्कि सेकंड हाफ में तो मैं कहूँगा कि बहुत हद तक यहाँ पर कंट्रोल ही कर दिया था। शेफील्ड यूनाइटेड के पास यहाँ पर कोई चारा नहीं था, लेकिन उसके पीछे के रीजंस आपको समझने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा थोड़ी कि टेन हैग ने वहाँ जाके गाली दे दी और ठीक है, नहीं। देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो अगर मैं कुछ प्रोफाइल्स की बात करूँ, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोफाइल्स को किस तरीके से अलाइन किया जा रहा है, वहीं आपका कलेक्टिव गेम प्ले बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मैगवायर अपने आप को प्रेजेंट करता है। कैप्टन मटेरियल जब कैप्टन था मेरे को तब तो नहीं लगता था, अब यहाँ पर बिना कैप्टन आर्म बैंड के भी वो एक ऐसी लीडरशिप टाइप परफॉर्मेंस दे रहा है, प्लस हमको ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर बैक टू बैक, मतलब देखो अब अगर इस परफॉर्मेंस के बाद वो आके कहेगा ना कि मेरे रहते हुए तो यूनाइटेड जीत जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसको कैप्टन आर्म बैंड, जिसको बहुत सारी गालियाँ, उसने बहुत सारे एरर्स के बाद जब वापस से ऐसा कमबैक करता है तो दिल को सुकून तो मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत वियर्ड चीज़ की, भाई लिंडलॉफ मेरे को यहाँ पर फिल फोर्डन टाइप प्रोफाइल लग रहा था। सोचो लिंडलॉफ को मैं यहाँ पर फिल फोर्डन के पोजीशन में खेलता हुआ देख रहा हूँ, कितना अजीब है मेरे लिए। बट ये अगेन टैक्टिकल आप कह सकते हो कि अडेप्टेबिलिटी है कि भाई लेफ्ट बैक पे किसी को भी खिला देता है। कल को मेरे को अगर सर जिम रैटक्लिफ भी खेलता हुआ दिख गया तो मैं चौंकूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रूनो की, अब देखो ब्रूनो का वर्क रेट यहाँ पर एब्सोल्युटली अमेजिंग है। मतलब वो मेरे को लगता है कि चीता है, वो वालवर्दे है, वो सनी लियोन। मेरा मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर कितना ही वर्क रेट किसी का अच्छा हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर कलेक्टिव आउटपुट में हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे वर्क रेट का क्या फायदा। वर्क रेट तो मियां खलीफा, मतलब वर्क रेट तो बाकियों का भी अच्छा रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रूनो करना चाहता है ना, टीम उसके लिए रेडी नहीं है। यानी कि हर छठे पास में से अगर उसका 7वां पास यहाँ पर फाइनल बॉल होने वाली है, वो भी मैजिकल वाली, तो उसके लिए यहाँ पर टीम को प्रिपेयर होना चाहिए। अब जब आपके पास टीम ही ऐसी मार्कस रैशफोर्ड से भरी पड़ी हो, मतलब मार्कस रैशफोर्ड से अंडर कॉन्फिडेंट टीम हो, तो वो पिक कौन करेगा। अब ये चीज केविन डी ब्रुयने करता हुआ दिखे तो समझ में आता है, क्योंकि वो जिसके लिए कर रहा है वो यहाँ पर लाइक यूलियन अल्वारेज है, वो यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालैंड है, वो यहाँ पर काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है। अगर हमें यूनाइटेड की बात करें तो कौन उसके गेम को पढ़ रहा है और कौन उसके गेम के वेवलेंथ को समझ के अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब ब्रूनो फाइनल मैजिकल पास डालता है, अगर वो फेल हो गई तो यूनाइटेड को काउंटर बचाने के लिए कौन है? नहीं है तुम्हारे पास आंसर, मेरे पास भी नहीं है। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, साथ में बात करते हैं यहां पर अब सेकंड हाफ की। अब देखो स्कॉट मैकटोमिने की मैं बात करूं, स्कॉट मैकटोमिने गोल स्कोर कर रहा है, तारीफ होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन स्कॉट मैकटोमिने गोल स्कोर कर रहा है, आपको समझना चाहिए कि यहां पर कोई और स्टेप अप नहीं कर पा रहा। स्कॉट मैकटोमिने के जाने के बाद एरिक्सन आया, आपको टीम बिल्कुल ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हुए दिखी। तो क्या स्कॉट मैकटोमिने प्रॉब्लम है? अब देखो क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स स्कॉट मैकटोमिने प्रॉब्लम ज्यादा अटेंशन और व्यूज लेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्कॉट मैकटोमिने एक्चुअली में परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर गेम ही इस तरीके है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, भांग भोसड़ा चल रहा है यहां पर। लेकिन स्कॉट मैकटोमिने इस टीम के लिए अभी यहां पर प्रॉपर है नहीं। मैं सही बात बताता हूँ, स्कॉट मैकटोमिने को आप तब खिलाओ जब आपकी टीम के पास पोजीशन अच्छा हो, आपकी टीम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हो, और फिर आप उसको यहाँ पर एक पेनल्टी बॉक्स में एक लेट रन डालो, और फिर वो यहाँ पर, क्योंकि उसकी बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी सही में बहुत तगड़ी है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड हाफ की। देखो एरिक्सन के पास जो कामनेस है वो किसी के पास नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। लेकिन अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर बाकी की टीम की बात करें तो वो टीम अभी भी दिमाग से पैदल ही है। ऐसे में यहाँ पर एरिक टेन हैग के पास ब्लेम बहुत सारा है लेने के लिए।
कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि उसको समझना पड़ेगा कि भैया टीम को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट आपका ये हाल है तो बाकी की टीम तो भैया लजिट यहाँ पर लंगोट टाइट करके आपकी निक्कर उतार देंगे। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। कॉम्बी फ्लेम खा लूँ मैं पहले। देखो, एक तो ड्रामा बहुत होता है रियल मैड्रिड के मैच में। इस मैच में ऑफ कोर्स ये एक थोड़ा इमोशनल मैच भी था क्योंकि हमने सर्जियो रामोस को देखा और रूडिगर को फर्क ही नहीं पड़ता। रूडिगर मेरे को लगता है भूल गया सर्जियो रामोस कौन सी टीम से खेला। वो सर्जियो रामोस के साथ ही मियाँ मिक्की माउस करने लग गया वहां पर। देखो, पहली चीज तो हमको यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा सविया को, जिसने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है। जब कोई मैनेजर यहाँ पर अपनी फिलॉसफी इंप्लीमेंट करता है और वो इंप्लीमेंट आपको पिच पे होती हुई दिखती है, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आपकी टीम के अगेंस्ट खेल रही हो, उसको यहाँ पर तारीफ और उसकी सराहनीय करनी चाहिए। अब देखो, यहाँ के शुरुआत के 10 मिनट में रियल मैड्रिड के 2 गोल यहाँ पर कॉल ऑफ हो गए। अब काफी लोग कहेंगे कि यार ये तो वही रेफरी था जिसके साथ हमारे बहुत पंगे होते हैं, लेकिन रेफरी को हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करते नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार जो चीज हो गई उस पर बार बार रोने से क्या फायदा, पर्टिकुलरली रेफरी के मूवमेंट में। अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का ऑर्गेनाइजेशन काफी पुअर है। अच्छा ठीक है, रियल मैड्रिड का ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन डालो। मतलब आपके पास एक सेट ऑफ टैक्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जहां आप अटैक कर सको। आप किस सीक्वेंस में अटैक करोगे, किस फिलॉसफी के साथ अटैक करोगे। हमारा फिलॉसफी कुछ नहीं, हमारी फिलॉसफी लॉन्ग बॉल डालेंगे, विनीसियस के सर पे लगेगी, फिर पैर पे लगेगी, फिर गोल होगा, फिर हमको यहाँ पर सामा दिखेगा, फिर हमको यहाँ पर रोनाल्डिनो का एक डांस दिखेगा। नहीं, ऐसा बार बार नहीं होगा। अब देखो, पॉइंट यहाँ पर यह है कि पहली चीज अगर स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो ज्यादा कुछ मेरे को दिक्कत की बात थी नहीं। हाँ, आप कह सकते हो कि कामाविंगा क्यों नहीं स्टार्ट किया, लेकिन ठीक है, आपने थोड़ा रोटेट करा, ठीक है, वहां पर पॉइंट दे देते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। साथ ही यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि मेंडी पे वो ज्यादा भरोसा करता है डिफेंसिवली क्योंकि टोनी क्रूस उसी की साइड खेल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कॉन्ट्रोवर्शियल कि आपने जोसेलू को नहीं खिलाया। अब देखो, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि आप ठीक है, रॉड्रिगो बिटवीन द लाइन सब है, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको ऑफर ज़्यादा कर सकता है जहाँ जोसेलू ऑफर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो वहीं ऑफर नहीं कर पाएगा जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कितना ही भी ऑफर कर ले, अगर वो एक पॉइंट ही वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा, यानी कि गोल और असिस्ट, तो क्या फायदा पिछले सारे गेम का। मतलब क्या ही चीज़, मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि मैं यहाँ पर 90 मीटर तो 5 सेकंड में दौड़ दूंगा, लेकिन 90 से 100 वाला तो मैं भैया आराम से 20 मिनट लूंगा, तो क्या फायदा फिर मेरे 100 मीटर रेस का। ठीक है, तो ऑफकोर्स एग्जाम्पल बहुत बेकार था, यही मेरे से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो सुबह 5:30 बजे। लेकिन यहाँ पर बात असल में ये है कि अगर इस गेम की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो पहले तो जोसेलू को बेंच पे बैठ के मेरे को वैसी डाउट हो गया। दूसरी चीज़ की यहाँ पर सभी जिस तरीके से पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रही थी, उसके सामने रियल मैड्रिड जैसे अपना हाथ ऊपर और निक्कर नीचे करके यहाँ पर जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करा, मेरे को और ज़्यादा खिसी आ गई। उसके ऊपर भी यहाँ पर जो हमारा अभी तक का अटैकिंग सीक्वेंस आ रहे थे, अटैक ऐसा नहीं हमारे अटैक आ रहे थे, लेकिन अटैक आ रहे थे हमारे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो से, जो कि मेरे को लगता है विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंस के साथ था। जूड बेलिंगम, वाल्वर्दे और रॉड्रिगो तीनों इतना ज्यादा ड्रॉप कर रहे थे और सिर्फ विनीसियस ही एक था जो कि आगे स्टैंड आउट कर रहा था। ऐसे में जो आपका लॉन्ग बॉल खेलने का तरीका था वो ज्यादा ही बहुत ज्यादा पैथेटिक था। उसके सामने सविया अपना डोमिनेटिंग फुटबॉल यहाँ पर इंपोज कर रही थी, वो देख के और किलस रही थी क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल तो हम है, सविया थोड़ी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब सेकंड हाफ में चीजों को बदलने की बारी आई तो भैया आपने यहाँ पर चुआमेनी को बाहर निकाल दिया, यानी कि अब या तो कामाविंगा नंबर 6 खेला या फिर टोनी क्रूज खेलता, जो कि कामाविंगा खेला। अब कामाविंगा उस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सेल करता जहां पर टोनी क्रूज खेल रहा था, यानी कि अगेन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और साथ ही आपने यहाँ पर वाल्वर्दे को हटा के मॉड्रिच को डाल दिया। अब देखो, तुम लोग कह सकते हो कि क्रूज और मॉड्रिच के अगेंस्ट मेरा एक प्रोपेगेंडा, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। पॉइंट बस इतना है कि यहाँ पर आप जिन 2 प्लेयर्स को आपने निकाला है, जिन 2 प्लेयर्स को फिर डाल दिया, उन्होंने यहाँ पर उस चीज को कंट्रीब्यूट नहीं करा, ना कंपेंसेट करा, ना एलिवेट करा। कोई सुपर सब नहीं था ये तो, बल्कि अंडर सब था, क्योंकि वाल्वर्दे का जो वर्क रेट था और वाल्वर्दे जिस तरीके से अपना वर्क रेट दिखाता है और जो यहाँ पर टाइट स्पेसेस में वो शूटिंग एबिलिटी रखता है, वो मॉड्रिच नहीं कर सकता। मॉड्रिच को गेम अपना ठहरा हुआ चाहिए। जहाँ टोनी क्रूज की बात आती है तो अगर आपको शिफ्ट करना ही था तो आप टोनी क्रूज को कर सकते थे, जहाँ की मेरे को यहाँ पर ज्यादा जरूरत लगी नहीं। लेकिन कामाविंगा की बात करें तो कामाविंगा एज अ नंबर सेफ, और वो भी लोन पिवट में, काफी ज्यादा लिमिटेड है। आप उसके टैकल की तारीफ कर सकते हो, आप उसकी पोजीशनिंग की, वर्क रेट की तारीफ कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से वो ब्रेकिंग द लाइन ब्रेक द लाइन वाला पास खेलना है, वहां पर मेरे को लगता है कि चुआमेनी बेटर इक्विप्ड है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर इनको इंजरी कंसर्न था, लेकिन व्हाट्सोएवर यहाँ पर सब्स ने भी दिमाग खराब कर ही दिया। प्लस जोसेलू लास्ट में आया, वो तो और भी ज्यादा दिमाग खराब होने वाली बात थी। और उसके बाद भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर गेम ज्यादा बना नहीं था। फिर ब्राहिम दियाज को हम लेके आए। अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर बार्सिलोना फैंस को एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया है। और अगर मैं गोल कंसीड करने की बात करूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अगर कामाविंगा, टोनी क्रूज, आलाबा
और यहाँ पर रोडिगर, अगर ये सारे के सारे 6 यार्ड पेनल्टी बॉक्स के अंदर है और फिर भी यहाँ पर कोई हेडर मार के चला जा रहा है या फिर कोई टच लाइक पेनल्टी लाइक सेट पीस से गोल्स या फिर क्रॉस से गोल कंसीड कर रहा है, तो शर्म की बात है। साथ ही यहाँ पर मैं केपा की बात करूँगा कि केपा ने जिस तरीके से गोल कंसीड किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। केपा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे उसके सेव्स आए, बॉल प्लेइंग डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है, प्रेशर में गेम खेल पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर डिफेंस इन लाइन या अगर ऐसे हगेगी तो फिर उसमें केपा क्या कर पाएगा। डैनी कार्वाल की बात करूँ, मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच है। डैनी कार्वाल इस मैच में नहीं बल्कि थ्रू आउट अगर अभी तक जर्नी की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम, डैनी कार्वाल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और वो खुद इस चीज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी करता है और मानता भी है। ऑफकोर्स एब्सोल्यूट बॉलर एंड लेजेंड। लेकिन यार बॉलर से याद आई भाई, सर्जियो रैमोस की तारीफ करनी तो बनती है। अपार्ट फ्रॉम मिक्की लड़ाई जो भी होती रहेगी, लेकिन सर्जियो रैमोस ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है रियल मैड्रिड के सामने, उसने बता दिया है कि अगर एक बार मौका मिलता तो वो रियल मैड्रिड की इस जर्सी को पूरी रिस्पेक्ट के साथ और पूरे ऑनर के साथ खेल के दिखा देता। सर्जियो रैमोस एट 37 स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगता है एक ऐसे प्लेयर को देख के जिसने 15 साल तक हमारी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एज एल कैपिटानो। खैर इसी के साथ बात करें अगर नॉर्थ लंदन डर्बी की, देखो आप कह सकते हो कि आर्सेनल ने अपनी एक चैंपियंस मेंटालिटी दिखाई दी है। ऑफकोर्स 2-0 से आप 2-2 कर दिया आपने, वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पर, और आप कह सकते हो कि चेल्सी के पास एक अच्छा खासा मोमेंटम था। लेकिन इस आर्सेनल के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, जहाँ यूनाइटेड गलीच खेल के 3 पॉइंट ले गई, वहाँ आर्सेनल कह सकते हो गलीच खेल के 3 पॉइंट नहीं ले पाई। और जहाँ ऐसा रहता है कि अभी तक हो ये रहता कि आर्सेनल जीत तो रही थी, लेकिन काफ़ी सारे फैंस या फिर काफ़ी सारे एनालिस्ट की बात करें तो आर्सेनल का गेम इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा था। और अगर आज के गेम की बात करें तो चाहे आप कोई सा भी मैट्रिक उठा के देख लो, आर्सेनल पुअर ही थी चेल्सी से। अब देखो जहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज चेल्सी ने निकाल लिया वो था यहाँ पर उनका मार्किंग और उनका डिफेंस, यानी कि आउट ऑफ द बॉल जो भी उनका पोजीशन था। चेल्सी का मैंने बताया था कि मैन टू मैन प्रेसिंग वो नहीं करती, वो यहाँ पर जोनल और मैन टू मैन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है, और आज उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले दिखाया। साथ ही सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि उन्होंने यहाँ पर आर्सेनल के पिवट को कवर कर रखा था। अब इस चीज़ को किस तरीके से, देखो आर्टेटा का एक सिंपल सिस्टम रहता है कि वो अपने फुल बैक्स में से एक को इन्वर्ट तो जरूर करेगा जो कि यहाँ पर लेफ्ट बैक रहता है, चाहे हम जिनचेंको की बात करें और सेकंड हाफ में हमने तोमियासु को देखा, और यहाँ पर बेन वाइट एक तरीके से मालो गस्टो वाला रोल निभा रहा था, वो भी यहाँ पर विड्थ को थोड़ा सा रख रहा था और बुकायो साका के साथ वो यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पा रहा था। लेकिन आर्सेनल कितनी ही बॉल घुमा ले, अल्टीमेटली वो यहाँ पर चेल्सी को थ्रेट नहीं कर पाई 1 घंटे भी। चेल्सी ऑन दी अदर एंड आप कह सकते हो कि चेल्सी के जो 2 गोल स्कोर हुए, आई थिंक चेल्सी ने जो वो मुद्रिक वाला गोल था वो तो पता नहीं क्या ही गोल था, डेविड राय ने वहाँ पे क्या गलती करी, लेकिन उसके बाद जो पेनल्टी स्कोर करी अगेन वहाँ पर भी आप डिबेट कर सकते हो। तो जो 2 गोल थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, वो तो खुद चेल्सी ने भी यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं करे होंगे, बट ये बताता है कि चेल्सी थ्रेट कर रही थी। अगर इन 2 गोल को आप हटा दो तो चेल्सी का जो गेम था वो अभी तक का वैसा ही था कि पोचेटिनो अच्छा फुटबॉल खिला रहा है लेकिन यहाँ पर रिजल्ट दिखाने के लिए गोल्स नहीं है। अब यहाँ पर गोल्स भी आ गए थे, तो बात सिर्फ इतनी थी कि भाई चेल्सी को अल्टीमेटली यहाँ पर अपने गोल को डिफेंड करना था, जो कि वो बहुत अच्छा तक कर भी रहे थे। लेकिन जब आर्सेनल अपने सुपर सब्स लेके आए, और आर्सेनल की बेंच स्ट्रेंथ लेजिट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई, तुम सोचो एनकीतिया आ गया, उसके बाद यहाँ पर ट्रोसार्ड आ गया, उसके बाद काय हैवर्ट्स आ गया, और उसके बाद उनके पास पार्ते हो या फिर उनके पास 1-2 प्लेयर और थे। हाँ ये मैं कहूँगा कि मार्टिन ओडेगार्ड का गेम इसमें बहुत बेकार रहा। ऑफकोर्स उसका जो पासिंग एक्यूरेसी थी वो भी बेकार थी, और जिस तरीके से वो थ्रेट कर सकता है वो भी नहीं कर पाया। इसमें आपको यहाँ पर कॉलवेल और यहाँ पर चेल्सी के पूरे डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तारीफ करनी पड़ेगी। कैसिडो का गेम मेरे को अभी भी यहाँ पर उबड़ खाबड़ सा ही लगा, लेकिन गालागर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरीके का वो वर्क रेट पुट करता है और जिस तरीके का टेक्निकली वो यहाँ पर गेम को खोलता है, वो एंजो के गेम को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। अच्छा एक भूत भी खेल रहा था चेल्सी से, वो है यहाँ पर निकोलस जैक्सन। भाई घोष कर रहे थे ताबड़तोड़ तरीके से, मेरे को समझ में नहीं आता कि निकोलस जैक्सन का रन क्या है, किस तरीके से खेलता है, और उसका कॉन्फिडेंस सही बताऊं तो मार्कस रैशफोर्ड से भी नीचे के लेवल का है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मेरे को समझ में आती है कि चेल्सी जब हर चीज़ डिफेंड कर रही थी तो एक बैक ऑफ द माइंड में होता है कि सामने आर्सेनल है, और जैसे ही आर्सेनल ने अपने मेरे को लगता है कि उनका लास्ट ही गियर था और वो था 5वां गियर, जब वो बिल्कुल एक तरीके से अर्जेंसी से खेलते ना कि भाई कुछ भी करो और यहाँ पर आपको गोल चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स आर्सेनल तो सिस्टमैटिक होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राल्फ रांगनिक की तरह या फिर रियल मैड्रिड की तरह पेल दिया आगे जाओ भाग जाओ जो करना है वो कर लो, ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें सैंचेज यानी कि चेल्सी गोलकीपर की, तो भाई ने एक गलती कर दी। अब देखो मैं बैश नहीं करूंगा उसको क्योंकि गोलकीपर गलती कभी भी कर सकता है, और जब आप प्ले आउट फ्रॉम द बैक वाली गलती गोलकीपर खिलाते हो तो इसमें
रहता है, मार्जिन ऑफ एरर रहता है। एंजो को दे रहा था, एंजो से इधर चली गई, और डेक्लन राइस की तारीफ करनी पड़ेगी किस तरीके से डेक्लन राइस ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम शॉट लिया, मजा आ गया, लाइक प्रॉपर किस तरीके से हुई कल करा ना, मजा आ गया था उसमें। बट इसका पता है कॉन्सिक्वेंसेस बाकी गलती से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक वो पॉइंट था जहां पर 2-0 इट्स गुड, आपके पास 2 गोल का क्वेश्चन है, 2-1 होते ही आर्सेनल वो 1 पॉइंट के लिए जाएगी और चेल्सी हड़बड़ाने लग जाएगी, क्योंकि आर्सेनल के लिए जहां पे तक 0 पॉइंट थे, अब कहीं ना कहीं वो 3 पॉइंट की तरफ देख सकते हैं, और 1 पॉइंट को तो वो ले ही मान ले। वहीं चेल्सी जो 3 पॉइंट अभी तक अपने पास रख रही थी, अब उनको 1 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट खोने का डर था, और वो भी अपने होम फैंस में, यानी कि एक तरीके से देजावू हो रहा था कि यार अभी तक हम जो फुटबॉल खेल रहे थे उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम ऐसी गलती कर पाए। एंड नो वंडर कि यहाँ पर अगर हम बात करें, बुकायो साका ने सेटअप किया, ट्रोसार्ड ने काफी कंपोज फिनिश किया, जिसको अगेन मेरे को लगता है सैंचेज को सेव करना चाहिए था, इतना कोई टाइट नहीं था, और बल्कि उसने आउटर फुट से मारा, तो वो भी उसने बस कुछ नहीं डायरेक्शन दे दिया, क्योंकि बुकायो साका का जो क्रॉस था उसमें ऑलरेडी पेस थी। ओवरऑल मेरे को लगता है कि चेल्सी की जो गलती थी उसने यहाँ पर आर्सेनल को एक तरीके से और दबाने का मौका दे दिया, और चेल्सी वहाँ पर हड़बड़ा गई, चेल्सी वहाँ पर और कंजर्वेटिव हो गई, और कहीं ना कहीं जब लाइक 2-0 चल रहा है, आप अपने गेम, अपने फंडामेंटल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे ही आपने गोल कंसीड किया तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर आप सारे फंडामेंटल भूल के थोड़े से हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, और ऐसे में आप अपने लाइक हर चीज़ को जो आप अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे थे उस पर ना भरोसा करके अब आप कहीं ना कहीं बस कुछ भी हो जाए लेकिन गोल नहीं पड़ने देना, उस मेंटालिटी पे बिलीव करने लग जाता है, और आर्सेनल उस मामले में आपको तोड़ सकती है, क्योंकि आर्सेनल कन्विंसिंग हो ना हो, लेकिन लेट टाइम में आर्सेनल ने गोल स्कोर करे हैं, और अच्छे खासे गोल स्कोर करे हैं, और अच्छे मैचेस में गोल स्कोर करे हैं, प्लस उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी आप कह सकते हो कि स्ट्रांग भी है और रिदम में भी है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब अपने बाकी के 2 मैचेस की। मर्सीसाइड डर्बी ओवररेटेड, मेरे को समझ में नहीं आता कि लास्ट टाइम एवर्टन ने कब लिवरपूल को एक्चुअली में एक फाइट दिया था। अब देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पहले ही 7-8 मिनट में अगर रेड कार्ड ले लेते पूरा गेम किल कर देता, और एवर्टन एक ऐसी टीम है अगर इनके तो मतलब एक प्लेयर आप ले लो तो खत्म है, तो मतलब बिल्कुल ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, इस तरीके का गेम इन्होंने पुट करके दिखाया। लेकिन लिवरपूल की अगर मैं बात करूँ, हाँ ये था कि मिलिंकिनो जो भी था वो जो साला को कवर कर रहा था वो अच्छा खेल रहा था, उधर से एक ओनाना, भाई अमदू ओनाना एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन बेकार, 1-2 और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आए थे, वो तो और भी ज़्यादा खत्म था, वो तो ऐसा लग रहा था मेरे को ही पिच पर उतार दिया, वो तो इतना खत्म लग रहा था कसम से, तो मैंने अपनी उतार ली। बट खैर यहाँ पर अगर हम लिवरपूल के कुछ टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले लुइस डियाज, ऑफ कोर्स ये जो स्किलफुल विंगर्स होते हैं जो 1v1 टेक ऑन करते हैं उनके लिए तो अलग से मैं हिलाता हूँ। साथ ही यहाँ पर मेरे को लगता है कि शोबोज़लाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फ्लॉलेस, और डिफेंसिव ट्रांजिशन में भी अच्छा है। वैन डाइक, और अगर यहाँ पर अगर हम बाकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें, सिमिकस पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा खेला, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि भाई रॉबर्टसन के उसमें 3-4 महीने अभी उसको ही खेलना है, तो ही प्लेड अ वेरी गुड गेम। मैनचेस्टर सिटी की अगर हम बात करें तो आई थिंक यहाँ पर डिजर्बी, जो मेरे को लग रहा था देखो वही हुआ कि मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर डिजर्बी को उसके गेम प्लान में ही तोड़ दिया, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स पेप गार्डियोला, तो वो इसको इतने जीनियस तरीके से करेगा कि यहाँ पर डिजर्बी के लाइक पीछे आंड कोश के ऊपर जो छेद है उसमें चाकू घुस गया और उसको पता भी नहीं चला, फिर बाद में घुमा दिया उस चीज़ को। अब देखो हो ये रहा था कि यहाँ पर डिजर्बी ये चाह रहा था कि भाई मैनचेस्टर सिटी को बेट करेगा प्रेसिंग में, और उसकी जो टेक्निकल क्वालिटी है वो यहाँ पर बाईपास कर देगी, लेकिन क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी है और आप किसी भी प्लेयर को किसी भी पोजीशन पर देख सकते हो, यानी कि अगर यहाँ पर जॉन स्टोन्स सेंटर बैक पे खेल रहा है तो वो आप हालैंड की गोदी में भी देख सकते हो, और अगर वो हालैंड स्ट्राइकर खेल रहा है तो आप उसको डिजर्बी की गोदी में भी देख सकते हो, क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी है तो उनका टैक्टिकल मास्टर क्लास है। अब देखो यहाँ पर जहाँ मैनचेस्टर सिटी ने उनको बीट किया, वो सबसे पहले तो बहुत मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों के साथ करती है ना मैनचेस्टर सिटी। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर जो पूरा अटैकिंग सीक्वेंस है उसको इस तरीके से सेटअप किया कि वो हाई प्रेस अगर करेंगे तो ब्राइटन के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाना चाहिए कि वो यहाँ पर इस चीज़ को बाईपास कर सके, क्योंकि अर्लिंग हालैंड, जूलियन अल्वारेज और बर्नार्डो सिल्वा आगे प्रेस करेंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि दोनों सेंटर बैक्स और यहाँ पर जो उनका क्या नाम था बाटेडा या फिर पटियाला गुस्ता जाम सीडीएम का, उसको कवर करें। यहाँ पर अगर हम आउट एंड आउट इस चीज़ की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का प्लान ये था कि इनको या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, अब क्योंकि मिटोमा लेफ्ट विंग पे खेलता है तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली आप यहाँ पर लेफ्ट विंग की तरफ ही ज़्यादा टिल्ट करोगे, वहां पर उन्होंने मेक श्योर किया कि जॉन स्टोन्स अपनी पोजीशन छोड़ के इन्वर्टेड पे आएगा, जिससे यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा के पास एक्स्ट्रा लाइक मोटिवेशन होगी, ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि जॉन स्टोन्स पीछे है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिल फोडन भी उस चीज़ को कवर करेगा, और यहाँ पर कायल वॉकर तो है ही। अब देखो ये मैं मान सकता हूँ कि मिटोमा कायल वॉकर को अच्छी तरीके से बीट कर रहा था, लेकिन इतना भी बीट नहीं कर पाया कि वो यहाँ पर कुछ, हाँ पहले 10 मिनट में तो अच्छा लग रहा था काफ़ी मिटोमा। अच्छा इसके साथ ही मेरे को जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी वो होता है यहाँ पर डोकू का गेम स्टाइल।
देखो मेरे को यहाँ पर लगता है कि डोकू टच लाइन विंगर है, स्किलफुल विंगर है, एक्सप्लोसिव है, एक्सेलरेशन बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी क्रॉसिंग भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया एक ऐसे प्लेयर ने जिसको मैं कह सकता हूँ कि द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट, और वो है यूलियन अल्वारेज। आई थिंक अल्वारेज ने जिस पोजीशन में अपने आप को रखता है उसको मैनचेस्टर सिटी में बेस्ट एनवायरनमेंट मिल रखा है, और क्यों वो लाइक वहाँ से कहीं और जाना चाहेगा मेरे को समझ में नहीं आता। अर्लिंग हालैंड अगेन एब्सोल्युटली, आप उसको लाइक सूंघने का मौका दोगे और उसके अगर वो लेफ्ट फुट अच्छे से रैप कर पा रहा है बॉल पे तो वो गोल है। और ब्राइटन ने वहाँ गलती करी, अर्लिंग हालैंड ने मेक श्योर किया कि वो भुगतेंगे। वो फर्क नहीं पड़ता कि अर्लिंग हालैंड पिछले गेम्स में कितना गोल स्कोर कर रहा है, उसको कितने लोग टैप इन बोल रहे हैं, उसको कितनी गाली दे रहे हैं, उसको इतना सा ही मौका मिलेगा, वो उसको गोल स्कोर कर देगा। एंड अल्टीमेटली दिस इज व्हाट मैनचेस्टर सिटी इज। लेकिन अर्लिंग हालैंड का जो ग्रेविटी है बॉडी का, वो बहुत फायदा देता है यूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयर को, क्योंकि यूलियन अल्वारेज एक अच्छा हिटर है, एक अच्छा लाइक स्पेस एक्सप्लॉइटर है, और वो कंपोज्ड भी है, तो वो अच्छा गोल स्कोर किया लगा। अगेन डोकू के लिए वहाँ पर क्रेडिट देना बनता है। वहीं फिल फोर्डन भी एब्सोल्युटली फ्लॉलेस लगता है, स्पेस क्रिएट कर पाता है, यहाँ पर यूलियन अल्वारेज के गेम को कॉम्प्लीमेंट करता है और वर्टिकलिटी देता है, और हॉरिजॉन्टल में भी वो काफ़ी अच्छे डायनामिक्स पे रखता है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के आज चूतर थपेड़ने वाली है मैनचेस्टर सिटी, एंड सेम गोस फॉर रियल मैड्रिड जिसके चूतर थपेड़ेंगे यहाँ पर बार्सिलोना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।